नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे प्राचीन इतिहास काल में हम ऋग्वेद को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें ना मैंने क्या किया है कि 1500 से लेके 1000 तक के बीच में जितने भी घटनाएं घटी, जितने भी तथ्य प्रस्तुत किए गए थे इतिहासकारों के द्वारा, या जो भी वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में वो ऋषि मुनियों के द्वारा जो भी घटनाएं घटी थी, उनको मैंने 1500 से लेके 1000 तक में वर्णन कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, उत्तर वैदिक काल आया। क्या है, उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल क्या हमारे पास 1000 से 600 BC तक का है। अब हमने जो इतिहास पढ़ना है ना, वो 1000 से 600 BC तक पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है। राजनीतिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में हम इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? राजनीतिक जीवन से करते हैं। और इसमें आप ये देखना कि उत्तर वैदिक काल में ना बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तित हो चुका था। इसमें क्या है, सभा और समिति को भी ख़त्म कर दिया गया। पहले क्या था कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, इसमें ना स्त्रियों की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप इस वीडियो को आगे आगे देखोगे तो आपको बहुत सारे तथ्य देखने को मिलेंगे। ठीक है। राजनीतिक जीवन, इस काल में लोहे के माध्यम से विभिन्न परिवर्तन का आरंभ होता है। मतलब इसमें क्या है कि इस काल में ना हमारे पास क्या है, लोहे के माध्यम से, यानी कि लोहे का परिवर्तन हो चुका था। लोहे की खोज हो चुकी थी, या लोहे को प्रयोग में लाने लगे थे। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि लोहे का प्रयोग हम इस युग में करने लगे थे। ठीक है ना। यदि हमसे पूछा जाए ना कि लोहे का प्रयोग हम कौन से युग में करने लगे हैं, तो लोहे का प्रयोग हम किस में करने लगे हैं? वैदिक युग में। ठीक है। 1000 से लेकर 600 BC तक हमारे पास लोहे से बनाए गए औजारों का वर्णन किया गया है। और इससे क्या होता है कि जैसे मान लो ये होता है ना कि जैसे लोहे का हम इस्तेमाल करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। अब आप ये कहोगे कि लोहे की खोज होने से अर्थव्यवस्था कैसे स्ट्रॉन्ग हुई है? तो लोहे का खोज होने से या लोहे का निर्माण करने से अर्थव्यवस्था इस तरह से स्ट्रॉन्ग हुई है कि लोहे से जो हम औजार बनाए गए वो सटीक थे, मतलब वो मजबूत थे। ठीक है, तो जिससे हम कृषि करने में हमें आसानी हुई है। ठीक है। उत्तम किस्म के जैसे मशीनें लगा लो, मशीनें तो नहीं कह सकते हम, जैसे मान लो लोहे से जो भी हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ कार्य कर सकते थे, जैसे किसी चीज़ का कपड़ा बुनना, या एक औद्योगिक की तरह ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे किसी वस्तु को लोहे के माध्यम से बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, जिससे क्या हुआ कि लोगों को क्या बहुत ज़्यादा मुनाफा होना शुरू हो गया, और जिसकी उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगी। ठीक है। और इसी तरह से आप इसमें देखोगे कि जो लोहे की खोज होने से, यानी लोहे का प्रयोग होने से लोगों के ना रहने सहने की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। वो एक डेवलपमेंट, यानी कि वो आर्थिक स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। ठीक है, तो आप इसमें देखो, इस काल में लोहे के माध्यम से विभिन्न परिवर्तन का आरंभ होता है। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना कि जैसे मान लो जो चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं ना, तो आप उनको याद रखना कि किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या है, कबीले, जन और जनपद में परिवर्तित है। जो कबीले थे वो किस में परिवर्तित हो गए? जन में। और जन किस में परिवर्तित हो गया? जनपद में। ठीक है। और जन में ना जैसे भरत और प्लस पुरु, यानी कि इन दोनों को मिला के ना एक कबीला बना दिया गया, जैसे बोलते हैं ना कुरु जनपद। ठीक है ना। और देख, ध्रुवास और कृषि, इनको मिला के ना पंचाल जनपद बनाया गया है। जो उत्तर वैदिक काल में क्या है, जो दो अलग अलग जनपद थे उनको एक मिला के एक दूसरा क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है। कबीलाई तत्वों की प्रधानता कम हो गई है, कि जैसे पहले क्या था, कबीले थे, कबीले तत्वों की क्या हो गया, प्रधानता कम हो गई है। राजा के अधिकार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और अपना एक चीज़ यहाँ पर देखना कि ना उत्तर वैदिक काल में ना ये पूछ लेते हैं कि ना पूर्व के तरफ का जो राजा होता था उसे क्या बोलते थे, पश्चिम की तरफ के राजा को क्या बोलते थे, उत्तर के क्या है, दक्षिण। क्योंकि मेरे पास पेपर में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया है और समझाने की कोशिश की है। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। हम इसको कैसे याद करेंगे? देखो,
पूर्व है, ठीक है। पहले आप इसको इस चीज़ को देखो, पूर्व है, ठीक है। पूर्व के राजा को क्या बोला जाएगा? सम्राट। पूर्व के राजा को क्या बोला जाएगा? सम्राट। आप ना एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ देख लो, जैसे सूरज पूर्व से उगता है, ठीक है, तो हम ना बस अपने माइंड में ये चीज़ ध्यान रख लेंगे कि पूर्व जो सूरज से उगता है ना, तो उसको किसकी संज्ञा दे सकते हैं हम? सम्राट की, यानी कि राजा की। जैसे सूर्य हमारा राजा है पृथ्वी का, एक मतलब कि मान के चलो, एक एग्जाम्पल लेके चलो। और सम्राट भी क्या होता है? राजा होता है। पूर्व से राजा यानी कि सम्राट का हुआ, ठीक है। और आप सीधा पश्चिम में चले जाओ, ठीक है, तो क्या होगा? सम्राट सवराट, सम्राट सवराट, सम्राट सवराट, ठीक है। 2-3 बार आप माइंड में याद करोगे ना। पूर्व में क्या है? सूरज। सूरज को क्या मानते हैं? राजा। और इसी तरह सम्राट भी राजा होते हैं। तो पूर्व में क्या है? सम्राट है, पश्चिम में क्या है? सवराट है। सम्राट सवराट, सम्राट सवराट, ठीक है। आगे में हम क्या करेंगे? ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ऊपर क्या है? उत्तर। उत्तर में क्या होता है? विराट। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर में ना विराट कोहली है। उत्तर में कौन है? विराट कोहली है। उत्तर में कौन है? विराट कोहली है। और जो दक्षिण है, दक्षिण में क्या है? दक्षिण के लोग भोजन करते हैं। मतलब एक ट्रिक से ही याद कर लो कि दक्षिण के लोग भोजन करते हैं, या दक्षिण के लोग मतलब कुछ भी मतलब अपनी तरफ से। तो आपको ना ये चीज़ याद आ जाएगी कि सम्राट, पूर्व में सम्राट होता है, पश्चिम में सवराट होता है, उत्तर में विराट कोहली है, और दक्षिण में क्या है? भोज है, ठीक है। और जो इन चारों दिशाओं का राजा होता है उसे क्या बोलते हैं? एकराट। क्या बोलते हैं? एकराट। तो आपको ना ये चीज़ें ऐसे याद रहेंगी, ठीक है, और आपको कंफ्यूजन नहीं होएगा एग्ज़ाम में, आप इजली कर पाओगे, ठीक है। व्यापार के लिए विनिमय का साधन गायें होती थी। सॉरी, ये तो पिछला है। हाँ, अब देखो प्रमुख राजा के बारे में बात करें। जो काशी का राजा था ना, काशी का राजा कौन था? अजातशत्रु था। विदेह का राजा कौन था? राजा जनक। जनक वो वाला राजा है, राजा जनक, जो सीता माता थी ना, उनके पति पिता जनक थे ना, जनक दुलारी, आपने सुना होगा। तो जनक जो किसके थे? वो विदेह के वो थे, मतलब जो कुल वो थे ना, कबीले वगैरह, उनका वो था। विदेह मतलब था, और जनक उसका क्या था? राजा था, ठीक है। कुरु को कौन है? उद्दालक अरुणी। कुरु का कौन था? उद्दालक अरुणी। पंचाल का है परवाहन जवाहली। संवर्धिक विकसित है पंचाल, ठीक है ना। पंचाली शायद उसमें था, उसको बोलते थे ना पंचाली, द्रौपदी को बोलते थे शायद। चलो एक बार आप फिर भी इसको देख लेना, क्योंकि जितना मुझसे कलेक्ट हो चुका है मैंने उतना ही किया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति का महत्व कम हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उसमें क्या होता रहेगा? चेंजेस होता रहेगा। उत्तर वैदिक काल में क्या है? सभा व समिति का महत्व क्या हो गया था? कम हो गया था, ठीक है। विदेह में क्या था? मैंने बताया था ना, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक लोगों को विदेह में शामिल किया गया था, ठीक है। और विदेह का तो अस्तित्व भी समाप्त हो गया था, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि विदेह का अस्तित्व किस में समाप्त होता है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, मतलब वो अपनी तरफ से कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। और वेद का अस्तित्व समाप्त हो गया था। और प्रमुख अधिकारी जिनको क्या कहा जाता है? रत्निन मैंने उसमें पढ़ा था ना, मतलब ऋग्वेद काल में, मतलब कि जो उनका जैसे रत्नाकार होते थे, वो होते थे, रथकार होते थे, वो होते थे, जैसे मान लो पुरोहित होते थे, ठीक है। उन सब का एक समूह मिलकर जिसमें 5 लोग होते थे, रत्नर का कारीगरी होते थे और पुरोहित होते थे, उन सबको मिलकर रत्निन कहा जाता था, ठीक है। तो प्रमुख अधिकारी जिनको रत्न कहा जाता था, उनकी संख्या ऋग्वेद में 7 हैं और उत्तर वैदिक में कितने हैं? 17 हैं। भागदूत, अब देखो ये है भागदूत, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? अब कर वगैरह भी लेने लग गए, तो फिर कह रहे हैं कि बलि और कर को वसूलने वाला। देखो हमारे पास ना जो कर व्यवस्था वसूली जाती है, या किस पर क्या सा टैक्स लगता है, जो हमारे देश में आज भी प्रचलित है ना, जैसे हमारे पास कर टैक्स देते हैं, हम सड़क कर देते हैं, मतलब हर चीज़ में, वस्तुओं पर भी हमें टैक्स लग के देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना कहाँ से प्रचलित हैं? ये प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं। भागदूत किसे बोला जाता है? बलि और कर को वसूलने वाला, बलि और कर को वसूलने वाला। तो ना ये आपको ना प्राचीन काल में भी मिलेगा और मध्यकालीन में भी मिलेगा, क्योंकि जो अकबर था उसने भी वो बहुत सारी व्यवस्थाएं रख रखी थी। अशोक के काल में भी आता है कि अशोक ने मतलब किस प्रकार को सेनानियों को किस प्रकार का कर देता था, उसकी जो सेनानी व्यवस्था थी, जो राजतंत्र था, मतलब जो भी था, उसने कैसे किस चीज़ में डिफाइन करके था। लेखाध्यक्ष होता था, पोरपाल होता था, पणनिन, मतलब ये सब चीज़ें आपको देखने को आगे मिलेंगी।
बागदूत क्या है, बलि और कर को वसूलने वाला अधिकारी था। संग्रहित कौन होता था, देखो जो बागदूत होता था ना वो तो सिर्फ क्या करता था, बलि और कर को वसूलता था, और जो संग्रहित होता था ना, बलि और कर को संग्रह करने वाला, ठीक है। वैसे भी संग्रहित से आपको याद आ जाएगा। और सैन्य कहते हैं अभी भी सेना का पूर्ण स्थायी स्वरूप, जो सैन्य था ना, जो मतलब उत्तरवैदिक काल में ना अभी भी सेना का पूर्ण रूप विकसित नहीं था हमारे पास, ठीक है। और न्याय व्यवस्था भी स्थायी नहीं थी। देखो प्राचीन काल से ही ऐसे चल रही है कि लोग न्याय की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जबकि न्याय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और आज भी हमारे देश का कानून आपको पता ही है, 5-5 10-10 साल तो ऐसे लग जाते हैं जैसे, चलो खैर एनीवेज, ठीक है। न्याय व्यवस्था भी स्थायी नहीं थी, उत्तरवैदिक काल में भी न्याय व्यवस्था स्थायी नहीं थी। कर का व्यवस्थित रूप था। राजा को विश्वत कहा गया है जो व्यापारिक क्षेत्र से कर लेता था। बलि कर कहा जाता था जिसको वह स्वेच्छा से तथा स्थायी हो गया था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की नींव तो पड़ गई थी, परंतु उत्तरवैदिक काल में विभिन्न वर्णों की स्थिति जाति के द्वारा निर्धारित होने लगी, ठीक है। देखो यदि हमसे पूछ लेते हैं ना कि वर्ण व्यवस्था कब से लागू हुई है, ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की नींव तो पड़ गई थी, लेकिन उत्तरवैदिक काल में ना क्या है, वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल फॉलो किया गया है, यानी कि जातियों के आधार पर ही उसका वर्ण निर्धारित किया गया। जैसे ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो क्षत्रिय बन गया है। तो ये वर्ण व्यवस्था उत्तरवैदिक काल में हमको देखने को मिलती है। लोहे के आगमन के कारण कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। देखा है, कहा ना मैंने, लोहे के आगमन के कारण, और जिसके कारण अधिक लाभ प्राप्त होने लगे लोगों को। अब वही बात है, जब लोगों को लाभ मुनाफा होने लग जाता है तो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में, तो मतलब तो क्या बुद्धि चकराई जाती है लोगों की। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो फिर पता ही आपको, वो भगवान को भगवान नहीं समझता, इंसान को इंसान नहीं समझता, ठीक है। चलो खैर, ये भी मतलब प्राचीन काल की देन है, ये प्राचीन काल से चीज़ें चल रही हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कि मतलब ये ना प्राचीन से ही काल से ही चीज़ें चली हुई हैं कि जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लग जाता है, ठीक है। चलो खैर, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी का अपना लाइफ स्टाइल होता है, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है सोचने की, ठीक है। चलो कम टू द पॉइंट। क्षत्रियों की स्थिति में सुधार होने लगा, वैश्य की उन्नति करने लगा। मतलब कि वैश्य का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी और चीज़, वैश्य मतलब व्यापारी होता है इसमें, ठीक है, व्यापारी भी उन्नति करने लगे। ब्राह्मणों को भी यज्ञों के आयोजन के बाद बहुत अधिक भेंट मिलने लगी, ब्राह्मणों में भी बहुत उन्नति की और धीरे धीरे वह सर्वोच्च बनने लगे, ठीक है। आगे आगे देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसको द्विज में शामिल किया गया है। किसमें? द्विज में शामिल किया है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था ना, क्योंकि देखो शूद्र का हमारे पास 10वें मंडल में पुरुषोत्तम में हमारे सामने साक्षात प्रस्तुतों में है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। तो हमारे पास एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पुट करेगा, वो ये कहेगा कि द्विज में कौन कौन शामिल थे, तो दे देगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या कुछ और भी दे सकता है। तो आपको इसमें पता करना पड़ेगा कि द्विज में कौन कौन शामिल होते हैं, और उनका उपनयन संस्कार का अधिकार होता था। जो द्विज होते थे ना, जो द्विज में जिनको शामिल किया जाता था, उनको ही उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार क्या होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और शूद्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था, और ना ही उनको उपनयन संस्कार का अधिकार था, ठीक है। वैश्य यानी व्यापारियों को अंशवलीकृत यानी कि वैश्य यानी व्यापारियों को अंशवलीकृत कहते थे, दूसरों को कर देने वाला कहा गया है। राजा को सबसे ज़्यादा कर ही देता था, ठीक है। अंशवलीकृत है ये, ठीक है। तो ना हमारे पास एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे पूछेगा अंशवलीकृत का क्या मतलब है, कर देने वाला, कर लेने वाला, या युद्ध करने वाला, या सेना को संभालने वाला, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि ये कौन होता है, दूसरों को कर देने वाला। और राजा को सबसे ज़्यादा कर कौन देता था, यही लोग देते थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजा को सबसे ज़्यादा कर कौन देता था, द्विज देते थे, रथकार देते थे, और अंशवलीकृत देते थे, या क्या देते थे, कुछ भी पुटअप कर सकता है, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर तो एग्जामिनर होता है, ठीक है। उत्तरवैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित की। अब आपको ना हमारे सामने देखने आगे, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने जैसे वो बोलते हैं गोत्र को क्या बोलते, सरनेम बोलते हैं ना जैसे, तो उत्तरवैदिक काल में क्या है कि गोत्र व्यवस्था कहाँ से स्थापित की गई है। गोत्र व्यवस्था का क्या मतलब होता था, जैसे मान लो पहले ना उसका आधार क्या होता था, गाय,
गाय आधार होता था, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अब हमने ना एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, उसकी शादी करनी है। सपोज करो कि ना एक लड़की वालों के पास 5 गाय हैं और लड़के वालों के पास क्या है 10 गाय हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि जैसे सेम ही गोत्र के हैं, ठीक है, सेम ही गोत्र के हैं, क्योंकि देखो वो तो सेम गोत्र के हैं तो उनकी तो सारी गाय ही उनके अपने गोत्र की होगी। जैसे मान लो ना आप पढ़ोगा कि गोत्र गोत्र में सारे भाई भाई होते हैं, उसमें क्या तेरा और क्या मेरा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि गोत्र व्यवस्था इसलिए स्थापित की गई और गोत्र व्यवस्था मतलब एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह इसलिए किया जाता था प्राचीन काल में कि जैसे मान लो कि ना जैसे आप कोई भी गोत्र ले लो, जैसे लड़की वाले का गोत्र अलग है, ठीक है, और उसके पास 100 गाय हैं, ठीक है। यदि वो अपने गोत्र में ही शादी करेगी तो क्या, अगर जो अपने गोत्र का लड़का है अपने गोत्र की लड़की है तो उसके पास सिर्फ 100 गायें रह जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगी कि अगर जो लड़का एक गोत्र का है उसमें 100 गायें हैं और दूसरे गोत्र का लड़का क्या है 200 गायें हैं, तो 200 और 100 300 गायें हो जाएगी, यानी कि उनका गोत्र मतलब आपसी में संबंध हो जाएगा तो उनके पास गाय की भी संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं आपस में, मतलब जैसे आपको पता ही होता है शादी में हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड का दोनों ये मान लेते हैं कि हाँ सब कुछ हमारा आपस में मिलजुल कर हम सब डिवाइड करेंगे और सब कुछ हमारा ही है मिलजुल कर। तो वो परंपरा प्रचलित थी, इसलिए ना प्राचीन काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित की गई है कि जो हमें शादी करनी है ना वो एक गोत्र में नहीं करनी, हमें एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी करनी है, ताकि जो उनकी गाय हैं, क्योंकि पहले ज़माने में क्या था गाय उसका आधार थी, धन का आर्थिक व्यवस्था का आधार थी गाय, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें प्राचीन काल से स्थापित की गई क्योंकि, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि गोत्र में शायद इसलिए शादी नहीं करने चाहते कि गोत्र में शादी करने से भाई बहन हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये प्राचीन काल में ये परंपराएं इसलिए थी और इसलिए बाकी आज के ज़माने में इन चीज़ों को कैसे लेते हैं वो आप बेहतर जानते होंगे, आपके फादर मदर सब अच्छे से जानते होंगे इन चीज़ों को, ठीक है। इसलिए गोत्र में देखो उत्तरवैदिक काल में जहाँ पर स्थान में गोधन को एकत्रित किया गया है वहाँ सब कुछ एक ही कुल के होते थे, इसलिए उन्होंने अपने गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र में शादी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो गई, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या जंबल उपनिषेध, हमारे पास आश्रम व्यवस्था थे ना कि कितने प्रकार, जंबल उपनिषेध कहता है आश्रम की जो व्यवस्था है ना 4 कैटेगरी में बांटी गई, जिसको जंबल उपनिषेध में उल्लेख किया गया। वो क्या है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें क्या जो ब्रह्मचार्य का जीवन होता है ना, जैसे 0 से लेकर 25 तक का क्या होता है, ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करता है लड़का या लड़की, ठीक है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है। उसके बाद क्या करता है 25 से 50 में वो गृहस्थ जीवन यानी कि बच्चे शादी ये सब चीज़ें आएंगी। और वानप्रस्थ में क्या होता है कि जब वह अपनी जिम्मेवारी निभा के बच्चे करके और घर बार को संभाल के घर मकान डाल के, मतलब फिर वो उन सब चीज़ों से फ्री हो जाता है, फिर वो कहाँ चला जाता है जंगलों में चला जाता है। जंगल में जाके वो क्या करता है कि सिद्धि करता है, तपस्या करता है, और जैसे मान ले खोज करता है किसी चीज़ की, जड़ी बूटियों की खोज करता है, ठीक है। और वानप्रस्थ में, और जब उसको इन चीज़ों की जैसे तपस्या कैसे करनी है और सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है, भगवान की स्तुति कैसे करनी है, और जो उसने मतलब कि 50 से लेकर 75 साल तक 20-25 साल तक उसने जो भी तथ्य इंक्लूड किए हैं कि कौन से जड़ी बूटे से किस चीज़ का इलाज होएगा, किस बीज से क्या मिलता है, मतलब जंगल में रह कर लोग यही तो करते थे, ये थोड़ी ना कि वहाँ मतलब वही था कि हम ना औषधियों का ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ तक वो करते, उसके बाद वो संन्यास धारण करने के बाद कि जो उसको नॉलेज प्राप्त हुई है, यानी कि ब्रह्मचार्य में भी उसने कुछ एक्सपीरियंस ज्ञान किया होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो फिर वो ना ये सारा ज्ञान किसे करता था, संन्यास धारण करता था और जगह जगह पर घूम कर अपना जो ज्ञान था वो दूसरों को देते थे, ठीक है। ठीक है, आगे हमारे पास होता है विवाह के विवाह ना 2 प्रकार के प्रचलित थे, ठीक है। 2 प्रकार के विवाह, एक तो अनुलोम विवाह होता है और एक होता है प्रतिलोम विवाह। अब आपको ना ये दोनों चीज़ें समझनी होंगी कि अनुलोम विवाह क्या होता है और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह वह होता है जहाँ पर मेल यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि स्त्री, ठीक है। जो अनुलोम विवाह है ना वहाँ देखना कि मेल तो क्या होगा उच्च कुल को होगा और फीमेल कैसी होगी निम्न कुल की होगी। वो कैसा विवाह होता है अनुलोम विवाह होता है। कैसा होता है अनुलोम विवाह होता है कि मेल तो होगा उच्च घराने का और फीमेल होगी निम्न घराने का, ठीक है।
और प्रतिलोम विवाह क्या होता है, जिसमें मेल तो होगा निम्न कुल का, यानी कि जो पुरुष होगा वो, और जो फीमेल होगी वो उच्च घराने की होगी, मतलब उच्च घराने की स्त्री होगी। ठीक है, तो ये किसको विवाह करते हैं, प्रतिलोम विवाह। तो आपको ना ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि अनुलोम विवाह में क्या है, प्रतिलोम विवाह में क्या है। जैसे इंटरकास्ट मैरिज करते हैं ना, तो वो चीज़ सिस्टम होती है, ब्राह्मण पुत्रों के साथ क्षत्रिय कन्या और वैश्य स्त्री के साथ शूद्र पुरुष। देखो जैसे ब्राह्मण पुत्र तो उच्च कुल का हो गया, और क्षत्रिय कन्या यानी कि निम्न कुल की होगी है। ठीक है, तो यदि इन दोनों का विवाह हो गया तो ये किस में आएंगे, अनुलोम विवाह में। और प्रतिलोम विवाह जैसे वैश्य स्त्री के साथ शूद्र पुरुष। ठीक है, यानी कि जो व्यापारी स्त्री है, वैश्य व्यापारी, उसमें शूद्र पुरुष की शादी हो जाती है तो वो कैसे होएगा, प्रतिलोम विवाह होएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि पुरुष स्त्री की किसके साथ करा रही है ना, क्या आप उल्टा कर दें। ठीक है, और हमारे पास होता है एक तो अच्छा विवाह होता है और एक बुरा विवाह होता है। तो इनको देखो, अच्छे विवाह में कौन से विवाह आते हैं, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, देव विवाह और अर्श विवाह। ठीक है, ये हमारे पास अच्छे विवाह में आते हैं। और बुरे विवाह में कौन विवाह आते हैं, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और विशाच विवाह। ठीक है, तो आपको ना देखना होगा कि ना इसमें कौन से विवाह अच्छे माने गए हैं प्राचीन काल में और कौन से विवाह बुरे माने गए हैं। तो ब्रह्म विवाह क्या होता है, यह सबसे उत्तम और प्रचलित विवाह था प्राचीन काल में। क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या था कि सबसे जो ब्रह्म विवाह होता है ना, यह सबसे उत्तम और प्रचलित विवाह था। इसमें पिता अपने पुत्र के लिए बारात घर पर बुलाता था। जैसे आज के ज़माने में आते हैं ना, स्त्री के घर पे, मतलब कन्या के घर पे बारात आती है, बाराती बन के आते हैं कि आए हम बाराती, तो ब्रह्म विवाह कहते हैं उसे। ठीक है, और प्रजापति विवाह क्या होता है कि कन्या का पिता लड़के से पूरी जिंदगी के लिए कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता है। प्रजापति, इसमें क्या होगा कि कन्या का पिता होगा ना, लड़के से पूरी जिंदगी के लिए कर्तव्य निभाने का वचन लेता है, उसको तलाक संभव नहीं होता है। मतलब कि जो ये वाला विवाह करते थे ना, इसमें तलाक संभव नहीं होता था। प्रजापति, आपको उसमें ध्यान रखना है कि प्रजापति नाम का कोई विवाह जिसमें ना लड़के से वचन लिया जाता है, लड़की के फादर साहब लड़के से मतलब वचन लेते हैं। ठीक है, प्रजापति विवाह वह विवाह होता है। ठीक है, आगे आगे हमारे पास देव विवाह में क्या है कि कन्या का पिता यज्ञ करवाता था। देव विवाह में कन्या का पिता यज्ञ करवाता था और यज्ञ में जो ब्राह्मण आते थे उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। और अर्श विवाह क्या होता था, इस कन्या का पिता धर्म कार्यों के लिए लड़के से एक जोड़ी गाय बैल लेता था, लड़के से एक जोड़ी बैल गाय लेता था। अब देखो, ब्राह्मण विवाह में आए हम बराती। ठीक है, प्रजापति विवाह में वो पिता क्या करता था, एक वचन लेता था। और देव विवाह में देवताओं को इकट्ठा करके ब्राह्मण को फिर अपनी शादी कर देता लड़की की। और अर्श विवाह में क्या होता था कि एक जोड़ी बैल गाय लिया जाता था लड़के से। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इसलिए याद हो जाएगा। अब आगे बुरे परिवार के विवाह। बुरे परिवार के विवाह का जैसे गंधर्व विवाह जैसे बुरे में तो नहीं मान सकते, लेकिन प्राचीन काल में इसको गलत ही माना गया है। तो देखो कि स्वयंवर विवाह ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। जो स्वयंवर है ना, इस विवाह का ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। इस जो गंधर्व विवाह ना, जैसे स्वयंवर होता था, जैसे सीता माता का स्वयंवर हुआ था, तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। प्रेम विवाह होता था, इसमें माता पिता को जानकारी नहीं देते थे, जैसे सीता का स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर इसके उदाहरण है। इसको गंधर्व विवाह कहता है। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि इसमें ना माता पिता को जानकारी नहीं होती थी कि जैसे राम ने जब शादी की थी तो राजा दशरथ को नहीं पता था द्रौपदी की शादी हुई है, तो उसके माता पिता को नहीं पता होता था, तो इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत विवाह है, पर चलो इन्होंने बुरे विवाह में रखा है तो हमको भी वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अब क्या होता है, असुर विवाह तो इसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। असुर विवाह क्या होता है कि जैसे इसमें हम क्या करते थे, कन्या को खरीद लेते थे, कन्या को खरीद कर उसके साथ विवाह कर लेते थे। आगे क्या था, राक्षस विवाह कहते हैं अपहरण के द्वारा विवाह किया जाता था। इसमें तो चलो असुर ने खरीद लिया है, और राक्षस विवाह में क्या, अपहरण के द्वारा, यानी कि उसको किडनैप करके, ठीक है ना, उसको किडनैप करके फिर उसके द्वारा विवाह करता था। और वैश्य विवाह, यह निम्न कोटि का विवाह था। किसका, निम्न कोटि का विवाह था। इसमें क्या था, जबरदस्ती बलात्कार के द्वारा विवाह किया जाता था, और यह मतलब सबसे बेकार माना जाता है। ठीक है, आगे देखो, पुरुषार्थ जीवन के उद्देश्य की व्याख्या करते। जो पुरुषार्थ होते हैं ना, पुरुषार्थ में क्या है, जीवन के उद्देश्य की व्याख्या की गई है। ठीक है, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वेद में आते हैं। जो पुरुषार्थ पूछ लेना, तो एक पुरुषार्थ तो वो है जो 10वें
मंडल में है। एक होता है कि पुरुषार्थ होता है ना, इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, जो पुरुषार्थ होता है उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म करना, धर्म कार्य में अर्थ करना, काम करना और मोक्ष करना। आप ना जैसे काम धर्म मोक्ष क्रोध वो नहीं, आपको ध्यान रखना क्या कह रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इसको चतुर्वर्ग में आते हैं, किस में आते हैं, ये चतुर्वर्ग में आते हैं। ठीक है, बस इसमें मैं यही करा देती हूँ, फिर वो अगले वीडियो में करा दूंगी। अब कह रहे हैं कि आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में क्या, अर्थव्यवस्था में कृषि सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्था कृषि थी। लोहे को श्याम अयास या कृष्ण अयास, लोहे को ना क्या नाम दिया गया, श्याम अयास या कृष्ण अयास कहा जाता है। कृषि का विस्तार, तपंत को बुवाई, जुताई को कृषंत या कटाई कहा जाता था। अथर्ववेद में खाद का भी उल्लेख मिलता है। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हुआ। पहले क्या थी, पहले खुली भूमि थी, लेकिन इसमें क्या है, भूमि के स्वामित्व का विकास हुआ है। पशु पालने में हाथी को पाला गया है। उत्तरवेदी काल में यदि कोई पशु पालना पड़ेगा तो किसको पाल रहे हैं, हाथी को पाल रहे हैं। उद्योग में लोहे के उपकरणों का निर्माण प्रमुख व्यवसाय कुंभकारी था। व्यापार किसका होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब जो व्यापार था ना, जैसे उस टाइम मुद्रा तो कोई नहीं चलती, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जैसे मान लो मेरे को सोना चाहिए तो मेरे को लोहा दे दो, मेरे को गेहूँ चाहिए तो मेरे को चावल दे दो, मेरे को कपड़ा चाहिए तो तुम कोई गहना दे दो। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, इकोनॉमिक्स में जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसको अच्छे से पता होगी कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता है, समुद्र के भी विस्तृत चर्चा मिलती है। बल्कि विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता है और समुद्र की भी विस्तृत चर्चा मिलती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, ये 16 संस्कार हैं। ठीक है, जन्म से पूर्व 16 संस्कार, मृत्यु के बाद, मतलब ये सारे संस्कार है। ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। पर लेकिन यह है कि ऋग्वेदिक काल अगर जो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ना बहुत सारे तथ्य कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें से मेरी गारंटी है कि आप वनडे एग्ज़ाम में इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, यदि आप इसको अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि ये मैंने ना यूपीएससी के नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी को उसमें कंप्लीट किया है। ठीक है ना, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और यदि कोई मिस्टेक हो भी हो तो मेरे को क्षमा करना, मैं हाथ जोड़ के बार बार विनती करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को उल्टा सीधा कोई कमेंट करो। ठीक है, कोऑपरेट करो, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।